सुनील और मानसी की नई नई शादी हुई थी और मानसी अपने मायके से विदा होकर अपने ससुराल दूसरे गांव जा रही थी। विदाई के वक्त उसकी माँ की आंखों में आंसू थे। मानसी बेटा, अब तुम दूसरे घर जा रही हो, वहाँ हमेशा सब लोगों का ध्यान रखना, सबको अपना मानकर चलना और सब लोगों को उतना ही प्यार देना जितना प्यार तुमने इस मायके वाले परिवार को दिया है। माँ, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं आप लोगों की परवरिश पर बिल्कुल भी आंच नहीं आने दूंगी और वहाँ जाकर सब लोगों का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी जैसा आपने मुझे सिखाया है। अब मानसी विदा होकर अपने पति सुनील और ससुराल वालों के साथ उनके गांव जाने के लिए निकल जाती है। मानसी के मन में बहुत अरमान थे कि वो नए घर में कदम रखेगी, लेकिन जैसे ही वो अपने ससुराल की दहलीज पर पहुंचती है तभी उसकी सास की जेठानी दरवाजे पर आकर रास्ता रोक लेती है। रुको, कोई जरूरत नहीं है इस घर में कदम रखने की। दरअसल अब ये घर तुम्हारा नहीं रहा, ये घर अब मेरा और मेरे परिवार का है। ये बात सुनकर मानसी की सास के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं और रोते हुए कहती हैं, आरती जेठानी जी, ये आप क्या बोल रही हो? इस घर में तो इतने सालों से आप और मैं दोनों साथ रहते हुए आए। मेरा और आपका परिवार इसी घर में पला बढ़ा है और आज आप कह रहे हो कि ये घर हमारा नहीं है। हाँ, क्योंकि जब 2 महीने पहले ससुर जी बीमार थे और उनकी मौत हुई थी तभी मैंने चतुराई से ये घर अपने नाम करवा लिया था। अब तुम अपनी इस नई नवेली बहू, अपने बेटे सुनील और अपनी बेटी सोनिया को लेकर अभी के अभी इस घर से बाहर निकल जाओ। अब इस घर में तुम जैसों के लिए कोई जगह नहीं है। जेठानी एक कड़वी बात बोलकर जोर से दरवाजा बंद कर देती है। मानसी ये सब कुछ देखकर दंग रह जाती है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका गृह प्रवेश ऐसे होगा। तभी सुनील की बहन सोनिया रोते हुए मानसी से कहती है, मानसी भाभी, हमें माफ कर दीजिए, आज तो आपका इस घर में धूमधाम से स्वागत होना था, पर हमारी किस्मत देखिए कि आज हमारा घर ही हमसे छूट गया। ऐसा मत कहो ननद जी, इस तरह तो आप लोग भी कह सकते हो कि मैं ही आप लोगों के लिए मनहूस थी, जो मेरे इस घर में कदम रखते ही आप लोगों को अपना बना बनाया घर छोड़ना पड़ रहा है। अब मानसी, सुनील, सोनिया और उसकी माँ सभी बेघर हो जाते हैं। जेठानी ने पूरे गांव में उनके खिलाफ कान भर दिए थे, इसलिए गांव में कोई भी उन्हें अपने घर में जगह नहीं देता। मजबूरी में उन्हें सड़क के किनारे खाली जगह पर एक छोटा सा तंबू गाड़ कर रहना पड़ता है। ये हालत देखकर मानसी मन ही मन खुद से कहती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा तो नसीब ही फूट गया। मुझे तो सड़क पर सोने वाला ससुराल मिला है, लेकिन कुछ भी हो जाए, मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं कभी भी अपने ससुराल वालों का साथ नहीं छोड़ूंगी और हर हाल में उनके साथ खड़ी रहूंगी। मुझे अपना ये वादा हर कीमत पर निभाना। मानसी हिम्मत नहीं हारती। पूरा परिवार उसी तंबू में जमीन पर लेट जाता है। रात का समय था और बर्फीली ठंडी हवा चल रही थी। सुनील के पास ओढ़ने को ठीक से कपड़ा भी नहीं था और वो ठंड से बुरी तरह कांपने लगता है। सुनील बेचारा थक कर सो जाता है। अगले दिन सुबह सुनील काम पर निकल जाता है। सोनिया और उसकी माँ बाहर धूप में बैठ जाते हैं क्योंकि अंदर बहुत सिलन थी। मानसी बाहर खड़े होकर खुद से कहती है, मुझे कुछ भी करना होगा, मैं अपने ससुराल को इस तरह सड़क पर सोने वाला ससुराल नहीं बनने रहने दूंगी। मुझे कोई ना कोई रास्ता निकाल कर कुछ ऐसा करना होगा जिससे मेरे सास, पति और ननद को इस कड़ाके की ठंड में सड़क पर ना सोना पड़े। मानसी आसपास से प्लास्टिक की कुछ पुरानी बोरियां और कट्टे इकट्ठे करके लाती है। वो मेहनत करके उन्हें तंबू के चारों तरफ सिल देती है ताकि रात को हवा ना लगे। लेकिन तभी कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हवा का एक बहुत तेज झोंका आता है और वो सारा प्लास्टिक उखड़ कर उड़ जाता है। मानसी हार मानकर कहती है, लगता है आज भी मेरे ससुराल वालों की किस्मत में सड़क पर ऐसे बाहर सोना ही लिखा है। कोई बात नहीं, हम लोग किसी तरह आज की रात काट लेते हैं। कुछ ही घंटों में सुबह हो जाएगी, फिर देखते हैं क्या रास्ता निकलता है। सुनील अपनी पत्नी की हालत देखकर बहुत दुखी था। वो मानसी के पास आता है और कहता है, मानसी, तुम परेशान मत हो, मैंने आज जमींदार जी से सारी बात की है। उन्होंने मुझे एक बड़े वकील का नंबर दिया है। वो वकील कह रहा था कि हमारी परेशानी दूर हो सकती है। तुम फिक्र मत करो, सब जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं भी यही उम्मीद करती हूँ जी कि सब जल्दी ठीक हो जाए। अगर माँ जी इसी तरह सड़क पर सोती रही तो इस उम्र में बीमार हो जाएगी। और सोनिया भी अभी कुंवारी है, उसका इस तरह सड़क पर सोना अच्छा नहीं लगता। कल को अगर मेरे मायके वालों को पता चला कि मेरी शादी सड़क पर सोने वाले ससुराल में हुई है तो आप लोगों की बहुत बदनामी होगी। सुनील को मानसी की बात समझ आ गई। अगले दिन ही सुनील वकील से मिलता है। वकील कोर्ट में केस लड़ता है और कुछ ही दिनों में पुलिस के साथ आकर जेठानी को घर से बाहर निकाल देता है और सुनील के परिवार को वापस कब्जा दिलाता है। वकील कहता है, अब आप लोग अपने घर में आराम से रह सकते हैं। दरअसल जब ससुर जी ने घर जेठानी के नाम किया था तब वो होश में नहीं थे और दिमागी रूप से बीमार थे। कानून ऐसी वसीयत को नहीं मानता। मैंने कोर्ट में यही साबित किया है। ये सुनकर पूरे परिवार की जान में जान आती है, लेकिन जेठानी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। इस नई बहू ने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया।
मैंने तो सोचा था इसे घर से बाहर निकाल दूंगी और गांव वाले इसे मनहूस समझेंगे और घर मेरा हो जाएगा, पर यहाँ तो सब उल्टा हो गया। अब मुझे इस परिवार को खत्म करने का कोई रास्ता निकालना ही होगा। मानसी घर के अंदर आ तो गई थी, पर वो खुश होने के साथ साथ चौकन्नी भी थी। उसे पता था कि जेठानी चुप नहीं बैठेगी। वो रात को सबको सुला देती है और खुद जागती रहती है। सासू माँ की जेठानी जी उतनी भोली नहीं है जितनी वो दिखती है। वो पक्का कुछ न कुछ बड़ा कांड करने वाली है। ये जो शांति दिख रही है ये तूफान से पहले वाली शांति है, मुझे पहरा देना ही होगा। मानसी सोने का नाटक करती है और छुप कर देखती रहती है। तभी रात के 2 बजे जेठानी दबे पांव मिट्टी के तेल का डब्बा लेकर कमरे में आती है और बड़बड़ाती है, बड़ा शौक था ना छत के नीचे सोने का। तुम लोगों की औकात तो सड़क पर सोने की ही है। आज रात इस घर में तुम्हारी आखिरी रात होगी। जब घर में आग लगेगी तो सब मर जाएंगे और गांव वाले यही कहेंगे कि ये नई बहू ही मनहूस है, जिसके आते ही सब खत्म हो गया। जेठानी जैसे ही तेल छिड़क कर माचिस जलाने वाली होती है, मानसी जोर जोर से शोर मचाकर सबको जगा देती है। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और मामला पंचायत में जाता है। पंचों का ये फैसला है कि मानसी की जेठानी सच में बहुत ही जालिम औरत है। इसके अपने बच्चे नहीं थे, इसीलिए ये सुनील के परिवार से नफरत करती थी। इसने सबको जान से मारने की कोशिश की है, इसीलिए इसे अभी जेल में भेजा जाएगा। पंचायत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज सच का साथ दिया और साबित कर दिया कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। हमें इस औरत पर पहले से शक था, पर सबूत नहीं था। आज मानसी की वजह से ये रंगे हाथों पकड़ी गई है। अब इसे सजा मिलेगी और ये घर अब से सुनील और उसकी माँ का ही रहेगा। मानसी ये सुनकर बहुत खुश होती है कि उसकी मेहनत और सब्र रंग लाया। अब उसे सड़क पर सोने वाले ससुराल के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। मानसी पर जो मनहूस होने का डर था वो भी खत्म हो जाता है। सुनील धीरे धीरे खूब मेहनत करता है और अपने घर को और भी सुंदर बना लेता है। अब पूरा परिवार एक ही छत के नीचे हंसी खुशी रहने। रोशन भाई, मुझे एक फुल प्लेट दाल देना। मुझे भी एक फुल दाल। अरे हाफ दाल पैक करना रोशन। सुरेश, मैंने दाल को तड़का लगा दिया है, सबके ऑर्डर पैक कर दे। इसकी खुशबू बिल्कुल माँ की तड़का दाल जैसी है। माँ, काश तुम मेरे साथ होती। माँ, तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। तुम्हारी कमी कोई पूरी नहीं कर पाएगा माँ। रोजाना शाम के 7 बजे से रोशन के ढाबे पर भीड़ लग जाती थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी रोशन के ढाबे की दाल तड़का। उसके ढाबे पर दाल खाने और पैक करवाने के लिए लाइनें लग जाती थी। ये दाल सिर्फ एक व्यंजन नहीं था, ये रोशन की माँ के प्यार का एक हिस्सा है, जिस माँ को रोशन 2 साल पहले खो चुका है। रोशन ने ये ढाबा 1.5 साल पहले अपनी माँ अन्नपूर्णा के नाम से अन्नपूर्णा भोजनालय शुरू किया। रोशन का ढाबा आज उसी माँ की तड़का दाल की वजह से प्रसिद्ध हुआ था। अन्नपूर्णा ने अपने बेटे को दाल तड़का का वो हुनर सिखा दिया, जिससे आज रोशन का ढाबा बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका था। रात को रोशन जब घर आया तो उसकी आंखों में आंसू थे। वो पलंग पर बैठा तो पत्नी ममता उसके पास आई। उसकी भी आंखें भर आई और दोनों खूब रोए। सारी गलती मेरी ही है। आज माँ जी के कारण ही हमारा घर फिर से पैसों की तंगी से ठीक हुआ, पर माँ जी हमारे बीच नहीं है। तुम्हें पता है ममता, बचपन में माँ मेरे पीछे पीछे मुझे रोटी का निवाला और दाल खिलाने के लिए दौड़ती थी और मैं दरवाजे की ओट में छुप जाता था। रोशन बेटा कहाँ है? देख अब तंग मत कर, जल्दी से आजा बेटा, मुझे काम पर जाना है। तू दाल रोटी खा लेगा तो मुझे तसल्ली रहेगी, कम से कम तू पीछे से भूखा नहीं रहेगा। जल्दी से आजा बेटा, मुझे देर हो रही है। माँ, मैं तो यहाँ हूँ, मुझे ढूंढो। अच्छा, तू वहाँ दरवाजे के पीछे खड़ा है। पति के जाने के बाद रोशन की माँ अन्नपूर्णा घरों में खाना बनाने का काम करने लगी। धीरे धीरे रोशन बड़ा हुआ। अन्नपूर्णा गांव के सेठ के घर में खाना बनाने का काम करके पैसे जोड़ जोड़ कर उसको पढ़ाती लिखाती रही। अन्नपूर्णा ने कभी भी अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। वो तो बस यही चाहती थी कि उसका बेटा रोशन पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। अरे अन्नपूर्णा, कभी अपने ऊपर भी ध्यान दे दिया कर। तेरी साड़ी कितनी फटी हुई है? इस महीने की पगार दूंगी तो तू अपने लिए एक साड़ी खरीद लेना। सेठानी जी, इस महीने तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। रोशन के कॉलेज की फीस भरनी है। मैं आपसे कुछ एडवांस के रुपए भी मांगने वाली थी। अगर आप मुझे 2000 रुपए और एडवांस दे देती तो बड़ी मेहरबानी होगी। अन्नपूर्णा, वो बात तो ठीक है, मैं दे दूंगी, पर तुझे थोड़ा बहुत अपने लिए भी तो रखना चाहिए। कल का क्या भरोसा, बहू आने के बाद बेटा तुझे भूल जाए और शहर में ही बस जाए। सेठानी जी, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। देखना, अच्छी नौकरी मिलते ही वो मुझे शहर ले जाएगा। मैं तो ऐसा ही चाहती हूँ। तूने गरीबी में पैसे जोड़ जोड़ कर अपने बेटे को पढ़ा लिखाई दिया। अच्छा सुन, ये साड़ियाँ लेती जा। तेरी साड़ी बहुत फट गई है, मैं तो अब ये साड़ी पहनती नहीं हूँ, तेरे काम आ जाएगी। शुक्रिया सेठानी। और फिर रोशन शहर में ही पढ़ाई पूरी करके नौकरी करने लगता है। कुछ दिनों तक तो रोशन सेठानी के घर जब अन्नपूर्णा काम पर होती थी तो सेठानी के मोबाइल फोन पर अन्नपूर्णा से बात कर लेता था, पर कुछ समय बाद उसका मोबाइल पर फोन आना बंद हो गया। सेठानी जी, रोशन का कोई फोन तो नहीं आया? बड़े दिन हो गए उससे बात नहीं हुई।
नहीं अन्नपूर्णा, अगर कोई फोन आता तो मैं तुझे बता ही देती। अच्छा, नंबर तो मेरे मोबाइल पर है उसका, तू कहे तो मिलाकर देखूं? हाँ, मिलाकर देख लो सेठानी जी, बड़ी चिंता हो रही है, पता नहीं रोशन किस हाल में है। ठीक है, मैं मिलाती हूँ। सेठानी उस नंबर पर फोन मिलाती है जिस नंबर से रोशन फोन किया करता था, पर फोन नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। अगले कई दिनों तक अन्नपूर्णा सेठानी के फोन से उस नंबर पर फोन करवाती रही, पर अक्सर ही वो नंबर स्विच ऑफ आता था। फिर एक दिन किसी लड़की ने उस पर फोन उठाया। हेलो, कौन बोल रहा है? मुझे रोशन से बात करनी है। जी, मैं रोशन की पत्नी ममता बोल रही हूँ। रोशन अभी घर पर नहीं है, वो ऑफिस गए हैं। रोशन की पत्नी? रोशन ने शादी कर ली? जी, 3 महीने पहले ही हमारी शादी हुई है। वैसे आप कौन बोल रही हैं? रोशन से आपको कोई काम है तो मुझे बता दीजिए। रोशन की माँ उससे बात करना चाहती है, वो मेरे घर पर काम करती है, रोशन जानता है मुझे। हेलो, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। अरे, लगता है फोन कट गया। रोशन ने शादी कर ली और मुझे बताया नहीं। अब मेरे अपने बेटे ने मुझे नहीं बताया, ऐसा कैसे हो सकता है? अन्नपूर्णा, कहाँ जा रही है? अरे सुन तो, दोबारा मिलाऊं क्या? अन्नपूर्णा ने सेठानी की बात को नहीं सुना, वो तो बिल्कुल ही सदमे में चली गई थी। अन्नपूर्णा घर आ जाती है। अब उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। सेठानी के घर भी अन्नपूर्णा ने आना जाना बंद कर दिया। वो अपने आप को कमरे में ही बंद रखती थी। धीरे धीरे 1 साल निकल गया। फिर एक दिन रोशन गांव आया, पर अन्नपूर्णा की हालत बहुत खराब थी। वो बहुत ज्यादा बीमार हो चुकी थी। माँ, तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? रोशन, मेरे बेटे, तू आ गया? हाँ माँ, आज तुम्हारा बेटा बहुत परेशानी में है। माँ, मेरी नौकरी छूट गई, पैसों की बहुत तंगी है माँ, मैं बहुत परेशान हूँ। किस मुंह से तुम्हारे पास आता? मैंने भी तो गलतियाँ की हैं, बिना तुम्हें बताए शादी कर ली और उसके बाद अपने काम में व्यस्त हो गया। तुमसे मिलने की कोशिश भी नहीं की माँ, पर आज परेशानी के वक्त में मुझे तुम्हारा सहारा चाहिए माँ, वही गोद चाहिए माँ, वही माँ चाहिए माँ। मैं हार रहा हूँ। रोशन मेरे बच्चे, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। रोशन अपनी माँ की गोद में सिर रखकर बहुत रोता है। अन्नपूर्णा भी अपने बेटे को अपनी छाती से लगा लेती है। अगले दिन रोशन माँ को लेकर शहर आ जाता है। शहर में रोशन के हालात बहुत खराब थे, पर अपनी माँ के हाथों का खाना इतने दिनों बाद खाकर आज रोशन बहुत खुश था। आज इतने दिनों बाद आपके हाथ की दाल खाकर पुराने दिन याद आ गए। माँ जी, दाल बहुत स्वादिष्ट है, सचमुच आपके हाथों की तड़का दाल की अलग ही खुशबू और स्वाद है। कितने दिनों से ऐसा खाना नहीं खाया था। आपके आने से घर में रौनक भी आ गई, और सच कहूँ तो मुझे भी बहुत आराम मिला है। मैं इस माँ के प्यार को अपने से अलग कर चुकी थी, मुझे माफ कर दो माँ जी। अरे बहू, मैंने तो किसी भी बात का बुरा नहीं माना। रोशन बेटा, अगर तुझे मेरे हाथ की दाल इतनी पसंद है तो और लोगों को भी पसंद आएगी। तू काम के लिए परेशान भी है, तो क्यों ना तू अपना ढाबा खोल ले, तुझे काम भी मिल जाएगा और अच्छी कमाई भी होगी। माँ, वो तो ठीक है, पर मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं अपना ढाबा खोल सकूं। रोशन बेटा, मेरे पास कुछ पैसे जुड़े हुए हैं। सेठानी जी के घर काम छोड़ने के बाद जो पैसे बने थे वो मैंने जोड़ कर रखे थे कि कभी बहू से मिलूंगी तो दूंगी। आज वो पैसे तुम्हारे ढाबे खोलने के काम आ जाएंगे। रोशन और ममता की आंखें आंसुओं से भर आती हैं। वो चाह कर भी अन्नपूर्णा के एहसानों को नहीं चुका सकते थे। अन्नपूर्णा ने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए जोड़ने में निकाल दिया। रोशन ढाबा खोलने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी बीच में अन्नपूर्णा की तबीयत खराब हो गई, और फिर एक रात अन्नपूर्णा सोई तो दोबारा कभी नहीं उठी। अन्नपूर्णा के दिए हुए पैसों से ही रोशन अपनी माँ की याद में अन्नपूर्णा भोजनालय की शुरुआत करता है। अरे रोशन, पता ही नहीं चला सुबह के 4 बज गए। बातों ही बातों में समय कब बीत गया ध्यान ही नहीं रहा। हाँ ममता, माँ की बहुत याद आ रही है। ममता, माँ हमें देख सुन रही होंगी ना? हाँ रोशन, माँ हमारे साथ ही और हमेशा रहेंगी। रोशन जानता था कि आज वो जो कुछ भी है उसकी माँ की वजह से ही है। तभी तो कहते हैं, लबों पर जिसके कभी बद्दुआ नहीं होती, लबों पर जिसके कभी बद्दुआ नहीं होती, एक माँ ही तो है जो अपने बच्चों से कभी खफा नहीं होती।